स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 सितंबर तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बालवाड़ी योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 सितंबर 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना नई शिक्षा नीति के अनुरूप 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी की थीम के साथ मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की मौजूदगी में किया। इस बालवाड़ियों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्कूल के माहौल भी तैयार किए जाएंगे। साथ ही सभी बालवाड़ियों में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी तैनाती की जाएगी। सहायक शिक्षक को हर माह 500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही खेल खेल में एवं रोचक तरीके से अध्यापन के लिए आंगनबाड़ी सहायिका एवं शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे और प्रत्येक बालवाड़ी के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, खेल सामग्री एवं प्रिंट रिच रंग रोगन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि इस वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5173 बालवाड़ियां प्रारंभ की गई हैं। आने वाले वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से अन्य बालवाड़ियां भी खोली जाएंगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इसके निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 20 एकड़ भूमि नवा रायपुर के सेक्टर 32 में आवंटित किया गया है। इसका निर्माण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के संचालन में किया जाएगा। इस उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा स्कूल शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इस सोसाइटी में सदस्य सचिव एवं अन्य 7 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत में पढ़ाई करवाने की भी घोषणा की और साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में सप्ताह का एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोली को समर्पित करने की भी घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेश कोर्राम ने। बता दें कि अबूझमाड़ के ओरछा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित छोटे से गांव आसनार का रहने वाला विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया आदिवासी परिवार का राजेश कोर्राम ने 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीतकर नारायणपुर क्षेत्र के ही नहीं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम.ए. रहीम को। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जन्मे सुप्रसिद्ध मूर्धन्य रंगकर्मी हबीब तनवीर की 99वें जयंती पर बस्तर अंचल के प्रसिद्ध और अनुभवी रंगकर्मी निदेशक और जाने माने उद्घोषक एम.ए. रहीम को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक सभागार में हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें बस्तर अंचल में सुदीर्घ और सक्रिय रंगमंच में अप्रतिम योगदान के लिए अभिनय फिल्म व नाट्य फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा एम.ए. रहीम द्वारा लिखित रेडियो वृत्त रूपक बस्तर का नाटक को 1991 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला था। वहीं रेडियो नाटक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति पत्र भी मिला था। साथ ही उनके निर्देशन में खेले गए नाटक महाभोज पिंजरा हेतु बस्तर भूमकाल के अलावा कई नाटक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखित अन्य नाटक हैं झिटकू मिटकी और कलावंत भीमा। याद रखेंगे, एम.ए. रहीम को हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खैरागढ़ में। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के इस भव्य और शानदार आर्ट गैलरी में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। यहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, क्राफ्ट एंड डिजाइन तथा लोक संगीत एवं कला संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कलाकृतियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इस आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले की विश्व प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार स्व सोनाबाई रजवार को समर्पित किया गया है और आर्ट गैलरी का नाम उन्हीं के नाम पर सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी रखा गया है। कमेंट में बताएं कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी और इसके वर्तमान कुलपति कौन हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। यह टूर्नामेंट 19 से 29 सितंबर तक रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 20 देशों के ग्रैंड मास्टर और टाइटल होल्डर खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं विजेताओं को 35 लाख रुपए की प्राइज मनी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 106 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस जिले का निर्माण राजनांदगांव जिले से किया गया है। वहीं जिले के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर में राजनांदगांव जिले का छुरिया तहसील, पूर्व में बालोद जिले का डोंडी और डोंडी लोहारा तहसील, दक्षिण में कांकेर जिले का दुर्ग कुंडल और पखांजूर तहसील और पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,14,667 हेक्टेयर है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 2,83,947 है। इस जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है, जिसमें 185 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। यह एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाला जिला है, जिसकी कुल संख्या 1,79,665 है और वहीं प्रतिशत में 63.27%। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। इस नवीन गठित जिले में तहसीलों की संख्या 3 है, जिसमें अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। वहीं विकासखंड एवं जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को 30वें जिले के रूप में किस जिले का उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को राज्य के 2 जिलों का शुभारंभ किया गया। इसमें 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का निर्माण बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले रायगढ़ के उपखंड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला बलौदाबाजार भाटापारा के उपखंड बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को शामिल करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन किया गया है, जिसमें 3 तहसील सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़ एवं उप तहसील कोसीर तथा भटगांव शामिल हैं। इस नवगठित जिले में 3 जनपद पंचायत सारंगढ़, बरमकेला व बिलाईगढ़ शामिल हैं। वहीं इस जिले की सीमाओं की बात करें तो उत्तर में रायगढ़, दक्षिण में महासमुंद, पूर्व में उड़ीसा के बरगढ़ और पश्चिम में बलौदाबाजार तथा उत्तर पश्चिम में जांजगीर चांपा जिले से लगी हुई है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 6,17,000 है, जबकि 759 ग्राम, 349 ग्राम पंचायत, 5 नगरीय निकाय और 20 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल हैं। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को 2 जिलों का शुभारंभ किया गया। इसमें 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला तथा 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का शुभारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के इनमें से किस कंपनी को फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NMDC को। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC को
फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार NMDC के बैलाडीला अंतर्गत किरंदुल आयरन ओर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। यह बैलाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट NMDC के CMD सुमित देव के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और इसी बैलाडीला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किरंदुल परियोजना का चयन ज्यूरी कमेटी ने कठिन मूल्यांकन के आधार पर किया है। यहाँ प्रोजेक्ट के तहत कई विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि परियोजना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विकास हो और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर किया जा सके। इसमें किरंदुल परियोजना बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल व सैनिटेशन, कृषि व जीविकोपार्जन व कौशल विकास के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान दे रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इस वर्ष 2022 का पोषण माह सितंबर माह तक मनाया जाएगा। इस पोषण माह का उद्देश्य जन सामान्य को पोषण के महत्व से परिचित कराना और सुपोषण आहार से स्वास्थ्य व्यवहार को विकसित करना है। बता दें कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, जेंडर संवेदी जल संरक्षण और प्रबंधन सहित आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के लिए परंपरागत आहार पर केंद्रित कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में ग्राम पंचायतों को पोषण के लिए सक्रिय करना तथा ग्राम स्तर पर सरपंच और ग्राम पंचायतों को गतिविधियों का आधार बनाते हुए आंदोलन में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी दर किस माह में दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अगस्त माह में। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछले कई माह से सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी दर 0.4 अगस्त माह 2022 में दर्ज की गई है। राज्य में जुलाई महीने में यह बेरोजगारी दर 0.8% थी, जबकि मई महीने में 0.7% और मार्च अप्रैल महीने में 0.6% रही। वहीं अगस्त माह में देश की बेरोजगारी दर 8.3% रही। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के 31वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खैरागढ़ छुई खदान कंडई जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितंबर 2022 को राज्य के 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ छुई खदान कंडई जिले का शुभारंभ किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर 2022 को राज्य के 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर चौकी जिला और 3 सितंबर 2022 को 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का शुभारंभ किया गया। यह नवगठित खैरागढ़ छुई खदान कंडई जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। वहीं इस जिले के सीमाओं की बात करें तो उत्तर में कबीरधाम जिला, पूर्व में बेमेतरा जिला, दक्षिण पूर्व में दुर्ग जिला, दक्षिण में राजनांदगांव जिला और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। इसकी जनसंख्या 3,68,444 है, जबकि ग्रामों की संख्या 494 तथा 3 नगरीय निकाय शामिल हैं। वहीं इस जिले के 2 उपखंड खैरागढ़ एवं कंडई छुई खदान हैं। वहीं 3 तहसील गंडई, छुई खदान और खैरागढ़ होंगे, जबकि विकास खंड छुई खदान एवं खैरागढ़ शामिल है। अगला प्रश्न है, नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से चयन होने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किरण पिस्दा। बता दें कि छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी किरण पिस्दा का चयन नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। वे भारतीय टीम की ओर से फॉरवर्ड पोजीशन में खेलेंगी। वे भारत ग्रुप ए में शामिल हैं, जिसका पहला मैच पाकिस्तान के साथ होगा। वे बालोद जिले की रहने वाली हैं। वह स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में खेल विभाग द्वारा संचालित बालिका फुटबॉल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इसके साथ ही किरण पिस्दा राष्ट्रीय फुटबॉल सीनियर टीम में चयनित होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 शिक्षकों को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 के अवसर पर यानी कि आज राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में 60 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
इसमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इस समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हज़ार रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार में से सम्मान होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हज़ार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये 4 महान विभूतियों के नाम पर 4 शिक्षकों को सम्मानित किए जाने वाले शिक्षक हैं। रायपुर जिले के शिक्षक नेत्राम नागतोड़े को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, कांकेर जिले की व्याख्याता श्रीमती मीरा आर्ची चौहान को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार, कोरबा जिले के व्याख्याता राकेश टंडन को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और महासमुंद जिले के शिक्षक हेमंत कुमार खोटे को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। कबीरधाम के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के समीप प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली भूखंड 35 एकड़ भूमि को चिन्हांकित किया गया है। बता दें कि पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में अनुबंध भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना तथा छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एनकेजे बायोफ्यूल लिमिटेड के मध्य किया गया है। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम कृषि ऋणों की माफ़ी की गई है तथा गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखानों की आर्थिक कठिनाई के स्थायी निदान के लिए पीपीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। पीपीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना का पूरे देश में यह पहला उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के मान्यों के वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर मंजूरी प्रदान की। इसके तहत मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2,30,000 रुपये। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के मान्यों के वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अब मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये से बढ़कर 2,30,000 रुपये, विधानसभा अध्यक्ष का 1,47,000 रुपये से बढ़कर 2,20,000 रुपये, नेता प्रतिपक्ष का 1,30,000 रुपये से बढ़कर 2,15,000 रुपये, विधानसभा उपाध्यक्ष का 1,43,000 रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपये और मंत्री का 1,30,000 रुपये से बढ़कर 2,15,000 रुपये हो गया है। वहीं विधायकों को भी अब वेतन भत्ता मिलाकर हर माह 1,60,000 रुपये मिलेंगे। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार के मान्यों का वेतन भत्ता बढ़ाने के संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया गया था। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज कुमार श्रीवास्तव। बता दें कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब नए कुलपति के रूप में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में प्रोफेसर के रूप में पदस्थ रहे मनोज कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति का आदेश राज्य के कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जारी की। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। यह बस्तर जिला जगदलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 20 से 25 सितंबर तक राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट में 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें अब तक 10 देशों के खिलाड़ियों को एंट्री मिल चुकी है। वहीं राजधानी रायपुर में ही 19 से 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप के अनुमोदन के तहत
उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गोपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को कितने लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 लाख रुपए। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया है, जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल आयोजित करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ने। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बैठक के दौरान छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आयोजित करने का फैसला लिया है। इस राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो खो, पिट्ठूल, गिल्ली डंडा, भौरा, गेंडी दौड़ से लेकर टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगे। इसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बता दें कि ओलंपिक खेल 4 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में 4 नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने का फैसला लिया गया है। इस प्रकार बालक बालिकाओं के लिए कुल 2000 सीटर क्षमता के 4 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे और प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में 125 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इन 4 आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ हो जाने से कुल 2000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा एवं कोचिंग प्रदान किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं जैसे PMT, PET, NSET, JEE मेंस, एडवांस, एम्स, नीट, CA, क्लेट, NDA आदि की निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने PM कुसुम योजना अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करने के लिए कितने मेगावाट DC क्षमता के सोलर प्लांट लगाने हेतु विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 810 मेगावाट। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने के लिए 810 मेगावाट DC अथवा 675 मेगावाट AC क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस तरह कृषि पंपों का सोलराइजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पंपों के संचालन के लिए वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। वहीं इस परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को हर साल 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कृषकों के कृषि भूमि को कृषकों की सहमति से 25 वर्षों के लिए लीज पर लिया जाएगा। साथ ही लीज की राशि में प्रति वर्ष 6% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50 आवासीय विद्यालय। हाल ही में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक के दौरान राज्य में 50 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 11 भवनों का निर्माण शुरू कराया जा चुका है। इसमें 12 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है, जबकि शेष 27 स्कूलों के भवन के निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा सत्र 2022-23 के दौरान 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन के कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
पृथक पृथक सलाहकार परिषद गठन करने का फैसला लिया गया है। इन परिषदों के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। राज्य के कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं इन्हीं उद्देश्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी पृथक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इन परिषदों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और उपाध्यक्ष भार साधक मंत्री होंगे। इसमें अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की बात करें तो इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसमें भार साधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 32वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 32वें जिले के रूप में कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 200 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस जिले का उत्तरी और पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगा हुआ है, जबकि पूर्वी सीमा कोरिया जिले से और दक्षिणी सीमा कोरबा और गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले से लगा हुआ है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला सरगुजा संभाग अंतर्गत है। इस नवीन गठित जिले में अनुविभाग की संख्या 3 है, जिसमें मनेंद्रगढ़, भरतपुर और खड़गवां शामिल है। वहीं तहसीलों की संख्या 6 है। साथ ही इस जिले में जनपद पंचायतों की संख्या 3 और नगरीय निकायों की संख्या 5 है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,46,824 हेक्टेयर है, जबकि जनसंख्या 3,76,696 है। वहीं इस जिले में अमृतधारा जलप्रपात, सिद्ध बाबा मंदिर, सीतामढ़ी हरचौका और रमदहा जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 सितंबर 2022 को 33वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति जिला। बता दें कि शक्ति जिले को 9 दिसंबर 2022 को जांजगीर चांपा जिले से अलग कर 33वें जिले के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुभारंभ किया गया। इस नवगठित जिले में 5 तहसीलें, 4 विकासखंड और 2 उपखंड शामिल हैं। इस जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 हेक्टेयर है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार 6,47,254 हैं। वहीं कुल ग्रामों की संख्या 465 और ग्राम पंचायतों की संख्या 319 है, जबकि 6 नगरीय निकाय शामिल हैं। इस नवगठित जिले में चंद्रहासनी माता मंदिर, अड़भार अष्टभुजी माता मंदिर, रेनखोल दमऊ दरहा जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने की घोषणा की है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 32वें जिले के रूप में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के शुभारंभ के दौरान मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने की घोषणा की है। वहीं इस दौरान मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। अगला प्रश्न है, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 पुलिस अधिकारियों को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, कोरबा के एसपी संतोष सिंह एवं डीआईजी सीआईडी हिमानी खन्ना को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में दिल्ली में हुए समारोह में प्रतिष्ठित अवार्ड से छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि देश भर में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए 29 श्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है।
उन अधिकारियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। यह अवार्ड पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों की पुलिसिंग एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए चुने हुए पुलिस अधिकारियों को प्रतिवर्ष स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसमें प्रशांत अग्रवाल द्वारा बिलासपुर में चलाए गए साइबर जागरूकता हेतु साइबर मितान अभियान, संतोष सिंह को रायगढ़ पदस्थापना के दौरान बाढ़ पीड़ितों के मदद हेतु चलाए गए संवेदना अभियान और हिमानी खन्ना को वृद्धजन सुरक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए समर्पण अभियान के कारण दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितने मेगावाट क्षमता की परियोजना हेतु 7 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000 मेगावाट। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया है। इसके तहत प्रारंभिक स्तर पर छत्तीसगढ़ में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जनरेशन कंपनी द्वारा 7 स्थलों पर लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता की परियोजना का चिन्हांकन किया गया है। ये चयनित स्थल हैं कोरपा, जसपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर जिला। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 के अंतर्गत पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हांकित परियोजना हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग के किस जिले में यूनिसेफ के सहयोग से एनीमिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोंडागांव जिले में। बता दें कि कोंडागांव जिले में यूनिसेफ के सहयोग से एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। इसके पहले चरण में 15 से 25 वर्ष तक के युवतियों को एवं दूसरे चरण में गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 रहने लायक शहरों की सूची में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7वें स्थान पर। बता दें कि भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर देश के टॉप 10 शहरों में 7वें स्थान पर आ गया है। इस इंडेक्स में शीर्ष प्रथम स्थान पर पुणे है, जबकि रायपुर के बाद 8वें स्थान पर इंदौर है। वहीं इस इंडेक्स के अंतर्गत टॉप 10 इंस्टीट्यूट की श्रेणी में बिलासपुर को 5वें स्थान पर जगह मिली है। वहीं फिजिकल श्रेणी में रायपुर को 5वां स्थान और बिलासपुर को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा के डेडी गड़ाई रस्म के दौरान किस जीव का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मछली। प्रदेश में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म डेरी गड़ाई है। यह सिरहासार भवन में आयोजित की जाती है। इस दौरान सिरहासार भवन में मोंगरी मछली, अंडा और लाई को एक गड्ढे में डाला जाता है। इसके बाद करीब 10 फीट की सरई लकड़ी में हल्दी का लेप लगाकर सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया जाता है। यह रस्म पुजारी, माझी, चालकी समेत बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों द्वारा पूरा किया जाता है। इस रस्म की अदायगी के बाद बस्तर के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री बस्तर जिला जगदलपुर के बुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा में लगाई जाएगी। इस सरकारी फैक्ट्री से पर्यावरण को बचाने के साथ ही यहाँ के 111 महिला समूहों के 500 से अधिक महिलाओं को नया रोजगार दिया जाएगा। यह बुरुंगवाड़ा में करीब 22,000 वर्ग फीट में प्लास्टिक को गलाने वाली फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस काम को HDFC बैंक के CSR द्वारा सहायता दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में सरकारी तौर पर लगने वाली रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट की यह पहली फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से प्रतिदिन 10 टन प्लास्टिक का रिसाइकल किया जाएगा। कमेंट में जवाब दें कि छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जुरासिक काल के ट्री फर्न के पौधे प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही इस स्थान में जुरासिक काल के शाकाहारी डायनासोर के रहने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला में। हाल ही में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ी की हरी घाटी में जलप्रपात के चारों तरफ ट्री फर्न के सैकड़ों पेड़ पौधे प्राप्त हुए हैं। अफसरों का दावा है कि यह ट्री फर्न करीब 3600 साल पुराने जुरासिक काल के हैं। बैलाडीला की इस घनी वादियों में हजारों साल पहले शाकाहारी डायनासोर की प्रजातियां यहां रहती थी। उनका मुख्य आहार ही ट्री फर्न था। इस जगह को द जुरासिक पार्क कहा जा रहा है। गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से यह योजना शुरू की जाएगी। वहीं चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु विकास खंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सर्व सुविधा युक्त शासकीय अस्पतालों के साथ साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से शहरी श्रमिक बस्तियों से लेकर दूरस्थ तथा दुर्गम स्थलों में रहने वाले नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी के तर्ज पर अब पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी मोबाइल चिकित्सा वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित पान पानी पालगी किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। पान पानी पालगी सारंगढ़ जिले से संबंधित है। पान पानी पालगी शब्द सारंगढ़ की पहचान है। पहले यहाँ पान के बहुत शौकीन थे और यहाँ पर कई जगह पान की खेती भी होती है। इसके अलावा यहाँ बहुत से तालाब हुआ करते थे जिससे यहाँ पानी की कभी कमी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बड़ों का सम्मान स्वरूप प्रणाम करने पर पालगी कहते हैं। इस प्रकार पान पानी और पालगी सारंगढ़ के लोगों की पहचान और इनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए यहाँ के लोग अपने मुखिया के स्वागत में सारंगढ़ की पहचान बन चुकी इन पंक्तियों को लिखकर रखे हैं। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई द्वारा छत्तीसगढ़ में कराए गए सर्वे के अनुसार किस जिले में 1000 हेक्टेयर में सोना होने का दावा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। बता दें कि पिछले कुछ सालों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से कांकेर जिले में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल विकासखंड के ग्राम तुड़मीसुर में सोना का भंडार होने का पता चला है। रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में 1000 हेक्टेयर में सोना मौजूद है। यहाँ नदी में बहने वाले सोने के चूर्ण को जमा किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम है। अब तुमड़ीसुर में खदान होने की बात सामने आने के बाद वहां पुष्टि के लिए G3 सर्वे करने के लिए ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के सहतूत बाड़ी योजना राज्य के कितने जिलों में लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिलों में। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जिले के किसानों ने अपनी बाड़ी में सहतूत रेशम सिल्क का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक रेशम विभाग ही अपनी नर्सरी में सहतूत का पालन कर रहे थे। राज्य सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना के लिए पहले चरण में प्रदेश के 12 जिलों का चयन किया है, जिसमें बस्तर जिला भी शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में बीजाकसा जलप्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। बता दें कि बीजाकसा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर के चित्रकूट जलप्रपात के डाउन स्ट्रीम में स्थित है। इस जलप्रपात को राज्य पर्यटन के नक्शे में शामिल किया गया है। बता दें कि यह बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रतेंगा के आश्रित ग्राम बीजाकसा में खेतों से बहकर निकलने वाला पानी, जो कि आगे बहकर नाले के रूप में इंद्रावती में समाहित होता है, जिसे बीजाकसा जलप्रपात नाम दिया गया है।
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सेमीफाइनल और फाइनल मैच कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जन जागरूकता लाने हेतु नवा रायपुर परसदा स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य को शिक्षा गुणवत्ता में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 34वां स्थान। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेशों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूली सुविधाओं की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई है। इसमें देश भर के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर है, यानी कि नीचे से तीसरा। इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य को 1000 अंकों में से 704 अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में कमजोर प्रदर्शन की मुख्य वजह शिक्षा सुविधाएं संसाधन बढ़ाने में अधिकारियों की नाकामी रही है। इसमें 70 मापदंडों में हुई ग्रेडिंग पर विभाग की कमजोरी सामने आई है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनिका पाढ़ी। 7 से 11 सितंबर तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में राजनांदगांव की मोनिका पाढ़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 500 कराटे खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। इसमें मोनिका पाढ़ी ने पूर्व प्रदर्शन के आधार पर गौरवशाली प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिला, जिस दौरान उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 जिला अस्पतालों में। राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के किडनी मरीजों को 14 जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह सुविधा जीवन धारा नाम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना पहले से शुरू की जा चुकी है। राज्य में अब तक 41,000 से अधिक मरीजों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 13 सितंबर से अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 23 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कर्नाटक, गुजरात, बड़ौदा और विदर्भ की टीमें शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 2 टीम रेड और ब्लू हिस्सा लिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा इस टूर्नामेंट को BCCI सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट की तैयारी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विजेता को 2 लाख रुपए और उप विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर किस विभाग में मर्ज किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य कर विभाग में। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर इसे वाणिज्य विभाग में मर्ज किया जाएगा। इसी तरह वित्त विभाग में एक अलग से प्रकोष्ठ बनेगा, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों व प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली से संबंधित कमियों की समीक्षा करेगा। बता दें कि राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना शासन के विभागों के अंतर्गत की गई है। यह विशेष तौर पर विद्युत, आवास, PDS, हेल्थ, अधोसंरचना जैसे क्षेत्र में रियायती दरों पर मूलभूत सेवाएं देने के लिए बने हैं। इस विभाग को बंद करने की सिफारिश राज्य योजना आयोग के रिपोर्ट में की गई थी।